हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ कॉन्सेप्ट में। हम लोग सेकंड सेमेस्टर की बुक जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें छात्रवृत्ति वितरण योजना ये लास्ट योजना है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपके बुक्स का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आपके बुक्स में कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो मैंने कन्वर्ट ना कराया हो, जो मैंने पढ़ाया ना हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आपको मैथमेटिक की, वर्तमान भारतीय समाज, इंग्लिश, सारे सेक्शंस को आपको वहाँ पे मिल सकता है। आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दिया गया है जो छात्रवृत्ति वितरण योजना है, इसके बारे में सरकार की इच्छा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई में धन की समस्या उत्पन्न न हो। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति सीधे उनके अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाए। 10 वर्ष तक के आयु के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए उनके अभिभावकों के कह सकते हो कि अंडर नेचुरल गार्जियनशिप के अंडर जो खाते खोले जाते हैं, उसके अंतर्गत खाते खोल करके उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। 10 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के छात्रों के लिए उनका स्वयं का खाता खोलना चाहिए और छात्रवृत्ति का खाता बैंक के में बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस के आधार पर खोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जो छात्रवृत्ति का खाता है वो किस बैलेंस के आधार पर खोला जाता है, ठीक है। फिर दिया गया है छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नवत निर्धारित समिति द्वारा की जाती है, जिसमें नंबर 1 दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं का चयन छात्रवृत्ति एवं वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे आप लोग जब छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते होगे, दसमोत्तर करके लिखा होता है ना, तो दसमोत्तर का मतलब होता है 10 के बाद वालों का, और दसमोत्तर के पहले वालों का ये प्रक्रिया है जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जो समिति बनती है। ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, सामान्य वर्ग का एक सदस्य जो उम्र में वरिष्ठ हो सदस्य होता है। संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य एवं संयोजक की भूमिका निभाता है। एंड लास्ट में संबंधित विद्यालय के अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य जाति का वरिष्ठतम अध्यापक जो होता है वो क्या होता है, सदस्य होता है। इसी तरह से अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ से 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्था है, तो विद्यालय में प्राध्यापक जो होता है वो अध्यक्ष होता है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित वार्ड के कोष्ठक के निर्वाचित सभासद जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। सभासद का निकटतम प्रतिद्वंदी जो होता है वो सदस्य होता है। याद रखना, यहाँ ऑब्लिक का मतलब होता है कि इनमें तीनों में से कोई भी एक सदस्य जो होगा वो हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति जहां भी हो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अतिरिक्त सामान्य जाति का एक सदस्य, मतलब इन दोनों के लिए एक सदस्य तो होंगे, साथ में एक सामान्य जाति का एक सदस्य होगा जिसे समिति द्वारा नामित किया जाएगा, वो भी सदस्य होगा इस समिति का। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति का एक एक वरिष्ठतम अध्यापक सदस्य होगा। इन दोनों में से एक का और एक सामान्य जाति का वरिष्ठतम अध्यापक सदस्य होगा। निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित विद्यालय में विद्यालय के प्रबंधक और प्रबंधक द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। मतलब अगर जो स्कूल निजी हैं उनमें जो प्रबंधक होंगे और प्रबंधक द्वारा जो नामित सदस्य होगा वो उस समिति का क्या होगा, सदस्य होगा, जिसमें से छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आयु सीमा के लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो जैसा कि दिया गया छात्रवृत्ति दर एवं आय सीमा। तो अनुसूचित जाति जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए दर जो है वो प्रति माह 25 है और कितने महीने होते हैं, 12। आय सीमा यहाँ पे कितनी है, शहरी में 0 है और ग्रामीण में भी इसकी क्या है, 0 है, ठीक है। फिर इस तरह से सामान्य वर्ग के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे कोई आय सीमा नहीं है, याद रखना, यहाँ पे कोई आय सीमा नहीं है। और यहाँ पे मैक्सिमम 25,546 तक दे सकते हैं और ग्रामीण में 19,848 रुपये दे सकते हैं, जैसा कि आय सीमा दी गई है। और यहाँ पे भी आय सीमा 0 है। और यहाँ जब हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ भी आय सीमा 0 है, मतलब जितनी सरकार चाहे उतनी छात्रवृत्ति यहाँ लोगों को दे सकती है। अल्पसंख्यक में लिखा गया है 1 लाख रुपए तक की आय सीमा को निर्धारित किया गया है। अब ये सब चीज़ें आधारित किस पे थी, तो 11 जनवरी 2014 को एक शासना आदेश दिया गया था जिसकी संख्या दी गई है 170। फिर 19/2014 यानी 1/9/2014 11/2 सेक्शन के अंतर्गत 2011 दिनांक 11 फरवरी 2014 के द्वारा आय प्रमाण
उसकी वैधता 3 वर्ष मान्य रहेगी। मतलब जो आपके आय प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, वो कितने वर्ष तक मान्य रहेगी? वो 3 वर्ष तक मान्य रहेगी। ये आपके सामने रखा भी गया है, आपका जो प्रूफ है। उसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ छात्रवृत्ति के अतिरिक्त भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्था, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण व्यवस्था, जो आप सब लोगों को पता है कि प्राइमरी में इस चीज़ों को भी चलाया जाता है, सिर्फ छात्रवृत्ति ही नहीं दी जाती है। विद्यार्थी हेतु फर्नीचर की व्यवस्था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने पिछले सेक्शंस में या कह सकते हो पिछले सेशन में वीडियो में मैंने बताया था, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में भी पूरा का पूरा मैंने बताया था। तो ये सब थी कुछ अन्य व्यवस्थाएं जो छात्रवृत्ति के अंतर्गत या उससे अतिरिक्त भी की जाती हैं। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आ रहे हो दोस्तों, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग अब मिलेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर के साथ, बिकॉज ये आपकी बुक यहीं पे फिनिश होती है। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग मिलेंगे। और अगर आप लोग नहीं देखे हो पिछले वीडियोज़ को तो देख लो जा करके। अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जाके वहाँ पर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।